अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है और ये हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सीरीज़ का मकसद है कि जो नए आने वाले लोग हैं और जो पुराने लोग भी हैं, जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या जो लोग हैं जो आना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत की जाए, कैसे शुरुआत की जाए और जो है क्या होता है एक जो टैबू है हमारे माइंडसेट का कि पता नहीं स्टॉक मार्केट क्या है, क्या ये सट्टे का बाजार है, क्या है, पैसे डूब जाते हैं। बड़ी मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है स्टॉक मार्केट के लिहाज से जो है एक आम इंसान और एक आम कहते हैं ना कि शहरी के दिमाग में चल रही होती है जिन्हें आइडिया नहीं होता। आना चाहते हैं लेकिन पता नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो नाज़रीन, पीएसएमयू आपके लिए लेकर आया है स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ के साथ मिलके हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे हेड ऑफ ऑपरेशंस स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ के मोहम्मद सईद साहब। वो आज हमारे इस सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से जो है स्टॉक मार्केट में काम किया जा सकता है और जो है कितनी जो है क्या और ये भी एक सवाल होता है कि भाई स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए क्या बहुत सारा पैसा चाहिए होता है या जिनके पास पैसे नहीं है क्या वो नहीं काम कर सकते। क्या सिर्फ ये मार्केट अमीरों के लिए है या इसमें गरीब भी जो है काम कर सकता है। अब मसला ये होता है कि अब ये हम कैसे डिसाइड करें कि कौन अमीर है कौन गरीब है। तो एक एक छोटी सी बात जो है वो मैं आपसे शेयर करूं, वो मैंने कहीं सुनी थी और वो ये कि जो अमीर होता है वो उसकी सोच क्या होती है और जो गरीब होता है उसकी सोच क्या होती है। जो गरीब होता है वो गरीब क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उसके पास जो पैसे आते हैं वो उनको खर्च कर देता है अपनी आसाइशों पे, अपनी ज़रूरियात के साथ थोड़ी बहुत अपनी ख्वाहिश पे भी खर्च कर देता है। लेकिन जो अमीर होता है वो अमीर क्यों होता है? क्योंकि उसके पास जो पैसा होता है वो उस पैसे को मल्टीप्लाई करने की सोचता है कि मैं इस पैसे को मजीद बढ़ा कैसे सकता हूँ। तो ये फर्क होता है अमीर और गरीब में। तो जो है अब हम ये जानेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में क्या सिर्फ अमीर लोग आ सकते हैं या जिनके पास पैसा है वो काम कर सकते हैं और जो है एक हमारी जो एक नौकरी पेशा तबका है क्या वो भी काम कर सकता है? क्या उनके लिए भी मौके हैं? इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं जो कि इंशाल्लाह हमारे साथ इस सीरीज में रहेंगे, तो उनको हम वेलकम करते हैं मोहम्मद सईद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आज जो है हमारा इस सीरीज में जो है पहला एपिसोड है और जो है आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है अकाउंट ओपनिंग के हवाले से। क्योंकि कहीं भी जाने का कोई भी बिजनेस कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका जो पहला जो फुट स्टेप होता है वो हमें पता होना चाहिए वो क्या होता है। अब जैसे बहुत से लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, क्या गेट हुए हैं उनको बताएं कि किस तरीके से वो आ सकते हैं और क्या तरीक़ेकार होता है। हमने तो यही सुना है कि अकाउंट खोल के फिर आगे मामलात होते हैं, तो ये किस तरह से होता है इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें जी। मैम नादिया, ये एक अच्छी सीरीज आपकी और हमारी तरफ से शुरू कर गई है। स्पेक्ट्रम भी हमेशा से इस चीज का ख्वाह रहा है, ख्वाहिश रही है उसकी कि नए लोग आए यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर। 2.5-3 लाख यूआईएन है जो एक ब्रोकरेज हाउस में होते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में होते हैं। उससे मल्टी ज्यादा ब्रोकरेज हाउस, ज्यादा यूआईएन स्टॉक मार्केट में आने चाहिए। तो हमारी हमेशा से कोशिश है, इंशाल्लाह आप और हम मिलकर इसके ऊपर कोशिश करते हैं। रिजल्ट जाहिर सी बात है, नतीजा हमारे हाथ में नहीं होता, ये अल्लाह ताला की देन है। तो अच्छा, जो आपने बात कही कि जी गरीब और अमीर की, स्टॉक मार्केट के अंदर दोनों लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। आपके पास जितना पैसा है आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए चूंकि सीरीज चलेगी तो इन्वेस्टमेंट की बात तो अभी बाद में आएगी। तो हम लोग एक एक टॉपिक पे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि लोगों का जो एक माइंडसेट है या परेशानी है लोगों को, काफी सारे लोगों को हम लोगों से हमारा जब राब्ता होता है लोगों को परेशानी होती है, तो वो परेशानी लोगों की दूर हो जाए ना। उस सिलसिले के अंदर आज हम फोकस करेंगे अकाउंट ओपनिंग के हवाले से।
ठीक है। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, आपने स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट करनी है या जो भी चीज आप यहाँ आना चाहते हो, सबसे पहले आपने एक चीज चेक करनी है, जो हम इससे पहले स्कैम भी हो चुके हैं लोगों को, कि सबसे पहले आपने ब्रोकर की सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सा ब्रोकर है। अगर कुछ ब्रोकर बड़े ब्रोकरेज हाउस है जिसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, काफी सारे ब्रोकरेज हाउस जो है वो लोग जानते हैं, लेकिन एक तरीकाकार होता है, आप हमारा ब्रोकरेज हाउस का TREC नंबर, तो ट्रैक नंबर जिसे कहते हैं, ट्रेडिंग राइट इंटाइटलमेंट का ना सर्टिफिकेट, ये TREC एक नंबर होता है हमारा। ये आप चाहें तो SSCP की वेबसाइट पे जाके हमें चेक कर सकते हैं, कोई भी शख्स की यार ये जो ट्रैक होल्डर है ये मौजूद है कि फैक्ट तो नहीं है। तो पहली चीज ये होती है, आप जब किसी ब्रोकरेज हाउस में जब आते हैं इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब आप वहां से मुतमईन हो गए कि हाँ जी ये ब्रोकरेज हाउस मौजूद है, अगर आप उसकी किसी ब्रांच में जा रहे हैं तो आप लाजमी उस ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जाके उस ब्रोकरेज हाउस की उस ब्रांच के एड्रेस को चेक करें, क्योंकि हर ब्रोकरेज हाउस की कंप्लाइंस है कि वो अपनी वेबसाइट पे अपनी ब्रांच के एड्रेस लाजमी देते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो आपके कि आप कोई ब्रांच समझ के वहां पर ब्रोकरेज हाउस की खोल लें, वो ब्रोकरेज हाउस की ब्रांच ना हो, और ये इस तरह की चीज होती है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये नए क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि जब वो स्टॉक मार्केट में आए तो पहले TRC उसने चेक किया, दूसरा उसकी ब्रोकर उसने जब सिलेक्शन कर ली, उसका TRC चेक करने के बाद अगर अगर करना चाहे उसकी वेबसाइट पर एटलीस्ट जाए, वेबसाइट पे जाके वो देखे कि इसकी ब्रांच कौन कौन सी है, जिस ब्रांच में मैं जा रहा हूँ क्या वो वहां मौजूद है, हो सके तो उसके हेड ऑफिस से कंफर्म भी कर ले। तो ये तो पहला उसका तरीकाकार है। फिर इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है अकाउंट ओपनिंग के हवाले से। अकाउंट ओपनिंग के अंदर मैम अब ऑनलाइन अकाउंट ओपन भी शुरू हो चुका है स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके 3 तरीकेकार हैं, ठीक है। एक चौथा तरीका जो बेहतरीन बहुत अच्छा शुरू किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो कंप्लीट नहीं हो सका है, वो अभी तक प्रोजेक्ट 2 साल हो गए उस प्रोजेक्ट को, शेड KYC। अगर वो हो जाता तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो भी, लेकिन खैर एक CGP है जो सेंट्रल गेटवे पोर्टल है जो CDC का है, एक ब्रोकर की अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का पोर्टल है, और एक है आपका फिजिकल फॉर्म भरने का। अगर अगर अब आप चाहें तो मुझसे एक 1 बाय 1 डिटेल लेना शुरू कर दें तो फिर मैं उसके बारे में आपको बताना शुरू कर देता हूँ। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मुझे बताएं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है परेशान होते हैं, क्योंककि अकाउंट ओपनिंग के लिए या स्टॉक मार्केट में आने के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स जो है कि अगर कोई कमी बेशी डॉक्यूमेंट्स में होती है तो क्या वो कवर हो सकती है, या फिर वो लोग जो है अकाउंट ओपन करवाने की एलिजिबिलिटी नहीं रखते? देखिए, कोई अलग से कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो कि दूसरे कोई बैंक से या नहीं लेते हो। जैसे बैंक की KYC होती है, इसी तरह एक ब्रोकरेज हाउस की KYC होती है। आप जब कहीं जाते हैं तो KYC का एक पार्ट है सब जगह तकरीबन, कि आप बिजली का बिल आप लेते हैं उसके एड्रेस के हिसाब से सारी, जो अगर उसमें कोई एड्रेस दिया हुआ है, अगर आपने एड्रेस अलग दिया हुआ है, शनाख्ती कार्ड से हट कर लिया, आपने NIC से हट के दिया है, तो फिर टेनेंसी एग्रीमेंट बनता है उसका, कि आप किराए पे रह रहे हैं तो आप उसका प्रूफ देते हैं। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। तो अगर हम शुरुआत करते हैं फिजिकल फॉर्म से, जैसे अभी मेरी बात हुई थी तो फिर मैं आपके बताता चलूं। फिजिकल फॉर्म होता है, फिजिकल फॉर्म की सूरत में आप क्लाइंट ब्रोकरेज हाउस से वो फॉर्म ले सकते हैं, किसी भी ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट पे भी काफी सारी जगह मौजूद है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद वो आप ब्रोकरेज हाउस में जमा कराते हैं। दूसरा है CGP, सेंट्रल गेटवे पोर्टल जो CDC की वेबसाइट से कनेक्टेड है। आप वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद अपना सारा डेटा वहां पर देते हैं। डेटा क्या है वो मैं आपको बता दूं, डेटा कॉमन है सब जगह, डेटा आप वहां देते हैं, वो CDC के जरिए वो डेटा ब्रोकरेज हाउस तक पहुंचता है। तीसरा जो आसान तरीका और जरा मारूफ तरीका है, क्योंकि तकरीबन अकाउंट्स उसी पे अब हमारे ज्यादातर चले गए, शिफ्ट होकर लोग खोल रहे हैं काफी तेजी से अकाउंट, और ये आउट ऑफ द स्टेशन जो लोग शहरों में नहीं रहते उनके लिए बहुत आसान हो गई है कि आप उस ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट पे आए, वहां एक लिंक होता है ओपन एन अकाउंट का, आप उस पर क्लिक करते हैं ओपन एन अकाउंट। जैसे आप अगर स्पेक्ट्रम की वेबसाइट पे आते हैं तो वहां ओपन एन अकाउंट का बटन है, आप क्लिक करते हैं ओपन एन अकाउंट, तो वहां पर सबसे पहले वो आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने NIC का फ्रंट लगाना है, NIC का बैक लगाना है, बैक साइड की इमेज और चेक की इमेज लगानी है, और अपना ईमेल एड्रेस डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, कोशिश सेल नंबर आपके नाम का होना चाहिए। अगर सेल नंबर आपके नाम का नहीं है तो फिर वो भाई का, फादर का, ठीक है, और वहां पर बेटे का,
ये तीन चार वहां पर आपको लिस्ट आ जाती है, इनके नाम की सिम भी चल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको फिर एक एफिडेविट भर के देना पड़ेगा हम लोग को, ब्रोकर को, ब्रोकरेज हाउस को। मिसाल के तौर पर एक बेटा है या एक हाउस वाइफ है, वो कहती है कि मैं अपना अकाउंट नहीं खुलवाना चाहती, मैं अपने हस्बैंड का सेल नंबर देना चाहती हूँ, तो हस्बैंड का सेल नंबर देंगी, लेकिन एक एफिडेविट भर के वो ब्रोकरेज हाउस को आपको देना पड़ेगा। अगर आप अपने ही नाम से सिम का नंबर वहां डाल देते हैं तो आपको फिर उस एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपने अपना सेल नंबर दिया, अपना ईमेल एड्रेस दिया और आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको एक पासवर्ड मिलेगा आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर, जो कि ईमेल वैलिडेशन के लिए है कि जी ये इस बंदे का ईमेल सही है, क्योंकि आगे जितनी भी क्रॉसपेंडेंस होगी वो सारी उस ईमेल के जरिए होगी। तो जब वो ईमेल आपको पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड से आपने एक दफा लॉग इन किया और वो वैलिड हो जाती है ईमेल हमारे पास। फिर ब्रोकरेज हाउस की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। स्पेक्ट्रम की पॉलिसी ये है कि हम क्लाइंट से जो चीजें मांगते हैं, एनआईसी हमें मिल जाता है उसका, उसके बाद उसकी चेक की भी हमें कॉपी इमेज नजर आ जाता है, लेकिन चूंकि चेक की जो उसका आईबैन चेक करता है, वो नेशनल क्लियरिंग चेक करता है, वो उसको ओटीपी भेजता है, लेकिन हम उसके बाद की जो चीजें हैं वो हम पहले से ब्रोकर क्लाइंट से मंगवा लेते हैं। उसमें जो खास तौर पे चीज है वो आपकी सैलरी स्लिप है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप होती है, और उस मंथ की सैलरी स्लिप देंगे और उसका क्रॉस चेक आप देंगे बैंक के अंदर कि जी ये देखें ये मेरी सैलरी थी और ये मेरी सैलरी बैंक में गिरी है, तो वो मैच हो जाती है, वो आप दे दें हमें। अच्छा, उसके ऊपर अगर आपने एनआईसी वाला एड्रेस ही यूज किया है फॉर्म के ऊपर, तो फिर हम आपसे मजीद कोई चीज नहीं मांगते। लेकिन आप रहते हैं मिसाल के तौर पर आपका एड्रेस है लाहौर का, लेकिन आप फॉर्म में कराची का एड्रेस डाल रहे हैं, तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि टेनेंसी एग्रीमेंट दे दें हमें, ताकि हम आप जो एड्रेस आपका अलग है वो हम जस्टिफाई कर सकें। ये दो डॉक्यूमेंट्स है। अगर कोई शख्स फाइलर है तो वो अपने टैक्स की स्टेटमेंट पे भी वो पर्चा, वो वेल्थ भले से वो सारा पर्चा ना दे, कोई भी वो हिस्सा दे दे हमें, वो सफा दे दे जिसके ऊपर उसकी इनकम आ रही होती है कि सैलरी से है या बिजनेस से। अब सवाल लाजमी होता है आपके जहन में आ रहा होगा कि जिसका बिजनेस है वो क्या करेगा अगर सैलरी सेट करे। तो बिजनेस वाला शख्स अपनी सैलरी स्लिप नहीं देगा, बिजनेस वाला अपना लेटर हेड दे देगा हमें या अपना विजिटिंग कार्ड दे देगा, और उसकी टैक्स स्टेटमेंट है तो वो दे देगा कि जी मेरी जो इनकम है वो सारी की सारी मेरी बिजनेस से आ रही है। ये चीज हमें फराहम कर दी जाएगी, तो फिर हम यहां से ओटीपी जनरेट करने के लिए भेजते हैं। नेशनल क्लियरिंग क्या करता है, नेशनल क्लियरिंग पीटीए के साथ मिलके और स्टेट बैंक के साथ उनके लिंक है, वन लिंक के जरिए वो चेक करता है कि ये जो एनआईसी आया है और उसके बाद जो ना बैंक भेजा है क्या ये वैलिड है, वो चेक करेंगे आईबैन को, उसके बाद वो ओके है, उसके बाद पीटीए से उसके सिम चेक करेंगे, ये ओके है तो वो उसी सिम पे ओटीपी भेजते हैं। उस ओटीपी को आप जहां आपने रजिस्टर्ड किया है उसी जगह जाके लॉगिन जब आप होंगे तो वो ओटीपी आपने डाल के उस ओटीपी को पास ऑन जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म पे आपने फिलिंग करनी है। सही। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि जैसे कुछ लोग फाइलर और नॉन फाइलर होते हैं, ठीक है, दोनों के लिए गुंजाइश है स्टॉक मार्केट में, तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे क्या इस चीज का कोई फर्क पड़ता है? क्या दोनों के कुछ जो है मतलब सेम प्रोसीजर होता है या थोड़ी सी प्रोसीजर में चेंज आ जाता है? इस हवाले से भी बताएं। हाँ, ये आपने सवाल अच्छा किया कि फाइलर और नॉन फाइलर का अकाउंट ओपनिंग के वक्त फाइलर नॉन फाइलर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि जब आप अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उसके बाद काम शुरू करते हैं तो फिर आपको टैक्स में फर्क पड़ता है। लेकिन इस दफा तो सीजीटीबी तकरीबन बराबर ही हो गई है, लेकिन डिविडेंड के ऊपर शायद मेरा ख्याल है कि फाइलर नॉन फाइलर का है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके ऊपर ठीक है, तो वहां फर्क पड़ता है आपका। लेकिन अकाउंट खोलते वक्त फाइलर नॉन फाइलर का कोई भी जो है ना इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ जी हाँ, एक चीज होती है, अगर कोई शख्स है जो ये कहता है, ये नॉर्मल अकाउंट प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि यार मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टूडेंट्स आते हैं कुछ, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बेचारे हमारे जो जैसे लोग होते हैं जो एक कोई ठेला लगा रहा है, उसका भी हक है पूरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, कोई पान की दुकान है, कोई चीज है, उसका हक है पूरा इन्वेस्टमेंट का, लेकिन उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं कि जो वो दे सके। जाहिर सी बात है, पान की दुकान की किसी के कोई कार्ड तो बनते नहीं है, तो फिर उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट ने सहूलत अकाउंट के नाम से एक जो है ना सहूलत दी हुई है, तो वो सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं। सहूलत अकाउंट के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सिवाय एनआईसी होना चाहिए, एनआईसी एक्सपायर्ड किसी सूरत नहीं होगी, ठीक है, दोनों कंडीशंस में, जब आप नॉर्मल खोलते हो और सहूलत दोनों में, तो आपके पास एनआईसी होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका अकाउंट सहूलत खुल जाता है। सहूलत अकाउंट के अंदर आप
10 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। 10 लाख का मतलब कि अगर आपने आज 10 लाख लिए और वो 10,50,000 की वो हो गई है अमाउंट, आपने बेची, फिर आप 10 लाख की ले सकते हैं। मतलब 10 लाख से ऊपर आप उसकी ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने आज 5 लाख लिए तो कल के दिन आप सिस्टम आपको 5 लाख ही जाने देगा, 5 लाख 1 रुपया जाने नहीं देगा। तो 10 लाख से ऊपर आप उसमें कभी भी ट्रेड ऊपर नहीं कर सकते। वो सहूलत अकाउंट के लिए, सहूलत अकाउंट के लिए जैसे मैंने कहा कि ना ही आपको सैलरी स्लिप की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना एनआईसी देना है, हमें चेक की बैग की प्रूफ देना है और अपना अकाउंट का प्रोसेस करवा लेना। सही। अच्छा सर, अब ये मुझे बताएं कि ये कमीशन स्लैब क्या होता है, और ये सारे हाउसेस के सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं, क्योंकि काफी लोग जो है जब अकाउंट ओपन करवा रहे होते हैं तो थोड़ा सा वो इस हवाले से भी क्यूरी उनको होती है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। इस पे अगर आप मेरा मेरा जहन ये था कि अगर जब हम अगली सीरीज करें तो हम ना क्यों उसको उस वक्त कवर करें जब हम टैक्सेस और उसकी सारी बात करेंगे, एक साथ ही करेंगे। अगर आपने कमीशन की बात करी, मैं कर देता हूँ लेकिन हम डिटेल में पर हम इसको अगले सीरीज के अंदर, क्योंकि इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम होता वो यही प्रोग्राम था जो आपने और हमने मिलकर करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को, कि लोगों को चार्जेस क्या क्या लगते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये चार्जेस के बारे में नहीं पता होता कि किस तरह लगते हैं, क्या है। तो वो भी हम लोगों को एजुकेट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कमीशन स्लैब का मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ सालों से कमीशन स्लैब स्टैंडर्ड हो गया। मतलब पूरी स्टॉक मार्केट में कम से कम कमीशन स्लैब तो स्टैंडर्ड हो गया। मैक्सिमम के ऊपर गुंजाइश है, जो ज्यादा भी लेना चाहे अगर कोई क्लाइंट एग्री है तो वो दे सकता है। कमीशन स्लैब ये है कि 1 रुपए से लेके 20 रुपए तक 0.03 3 पैसा कमीशन चार्ज होते हैं, और 20 रुपए 1 पैसे के बाद से और फिर ऑनवर्ड ऊपर तक जितने भी आप चलते चले, रेट जो आपकी जिस रेट पे आप लेंगे उसका 0.15% वो कमीशन चार्ज होती है। मैक्सिमम की गुंजाइश से कम कोई ले नहीं सकता। ठीक ठीक ठीक, सही। मैक्सिमम की गुंजाइश है 2.5% तक हम ज्यादा ले सकते हैं, उससे ऊपर फिर हम नहीं जा सकते। सही। सर, बहुत सारे लोग हैं जैसे ऑनलाइन भी काम कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि वो बिजनेस कर रहे हो ऑनलाइन, जैसे हमारे यहाँ ये होता है ई कॉमर्स में लोग बाज दफा जो है एज अ जॉब वर्क भी कर रहे होते हैं, तो ऑनलाइन उनके पैसे ट्रांसफर हो रहे होते हैं, कोई स्लिप नहीं होती है जो सैलरी स्लिप। तो अगर इस तरह के लोग हैं वो आना चाह रहे हैं तो लेकिन सैलरी स्लिप नहीं है, तो वो क्या करें? उनके लिए कोई ऑप्शन है? देखें, दो तरीके। अगर कोई शख्स जिस तरह आप ऑनलाइन की बात करें, फ्रीलांसर हैं कौन से, तो बहुत सारे लोग अपने आप को एज बिजनेस रजिस्टर्ड उन्होंने करवाया हुआ होता है ना, कंपनी को अपनी रजिस्टर्ड करवाया हुआ होता है कि मेरी एबीसीडी कंपनी है, वो रजिस्टर्ड है, वो काम कर रही है। अगर वो कंपनी है तो जाहिर सी बात है वो कंपनी के डायरेक्टर की सूरत में, जिस तरह बहुत सारी कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आ सकते हैं कि जी ये एक कंपनी उन्होंने रन की, या तो कंपनी का अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं वो, या फिर अगर अपना इंडिविजुअल खुलवा रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनकी कहीं ना कहीं से इनकम तो आ रही है ना। सोर्स तो वो बताएंगे ना कि जी मैं इस कंपनी से सैलरी विड्रॉ करता हूँ या किस तरह पैसा मैं लेता हूँ। उनकी कंपनी उनको एक लेटर दे देगी, निकाल के सैलरी स्लिप बना के कि जी ये मेरा डायरेक्टर है, सीईओ है, ये इतनी सैलरी अर्न करता है, वो काबिल कबूल होता है हमारे लिए। दूसरी चीज ये होती है कि उनके लिए फिर अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें उनको कोई हर्डल्स, कोई परेशानी है, तो फिर वो सहूलत अकाउंट की तरफ आ जाए। सहूलत अकाउंट के अंदर सिर्फ एक जैसे मैंने आपको बताया आसानी तो है, लेकिन उसमें आप रेडी मार्केट के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यार रेडी मार्केट में बाय सेल कर सकते हो, मतलब क्या मार्केट इसके अलावा भी है? यकीनन इसके अलावा भी है, वो हम जब इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। सर, ये सब अकाउंट का भी थोड़ा सा बता दें आखिर में जो है, ये सब अकाउंट क्या होता है, और इसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, उसके बाद फिर हम इसको रैप अप करेंगे। देखें, जब कोई भी क्लाइंट ट्रेड करता है तो अब जो ब्रोकर है वो 3 डिपार्टमेंट के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। मतलब जो ब्रोकरेज हाउस है, स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी है सेलर और बायर को एक प्लेटफॉर्म पे लाके मिला देना, बस। वो आप सेलर हो, मैं बायर हूं, हम दोनों एग्री कर रहे हैं एक प्राइस के ऊपर, वो उसकी ट्रेड एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट का काम हो गया। उसके बाद पेमेंट का आ जाता है। डेफिनेटली आपने बेचा है तो आपको पेमेंट चाहिए, मैंने खरीदा तो मैं पेमेंट दूंगा। तो डायरेक्टली हम लोग किसको, हम तो पेमेंट नहीं दे सकते, तो एक बीच में दार है नेशनल क्लियरिंग कंपनी का, एनसीसीपीएल। वो पैसे ब्रोकरेज हाउस के बिहाफ के ऊपर, जो ब्रोकरेज हाउस है वो क्लाइंट से लेकर वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी को दे देता है, ठीक है। वो एनसीसीपीएल जहां पर यूआईएन आपका रजिस्टर्ड होता है, जहां पर जिसपे आपका अकाउंट ट्रेडिंग के लिए जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगती है वो सारी नेशनल क्लियरिंग के
पे लगती है, तो नेशनल क्लियरिंग या वो ही ओपन करता है, और सारी आपकी जितनी पेमेंट की मेथड है या पेमेंट की जितनी भी कैलकुलेशन है, सारी चीजें वो नेशनल क्लियरिंग ही हैंडल करता है, सीजीटी वगैरह सब। अच्छा, फिर तीसरी चीज है, जब नेशनल क्लियरिंग के पास आता है कि भाई ये शनाख्ती कार्ड यूआईएन नंबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर, इस यूआईएन की पेमेंट मेरे पास आ गई है, तो वो गो हेड देता है सीडीसी को। सीडीसी, अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो आपके अकाउंट से शेयर्स निकाल के, मैंने खरीदे तो मेरे अकाउंट के अंदर वो डाल देंगे जब मैंने पेमेंट कर दी, और वो पेमेंट लेके आपको दे दी जाएगी। अच्छा, अब सीडी सब अकाउंट का जो पहले तो मैंने ये बता दिया आपको कि ये तीन जो है ना डिपार्टमेंट है जो जुड़े हुए होते हैं ब्रोकरेज हाउस से। अब बात आ गई सब अकाउंट की। देखिए, सब अकाउंट्स आपका शेयर्स बैंक है, जिस तरह के इसमें दो होते हैं, एक होता है आपका इन्वेस्टर अकाउंट जो आप डायरेक्टली खुद खुलवाते हैं, तो उसके अंदर ब्रोकरेज के अंडर अम्ब्रेला नहीं होता। सब अकाउंट ब्रोकरेज हाउस के अंडर अम्ब्रेला होता है, वो होते हैं सीडीसी अकाउंट में ही होते हैं लोगों के शेयर्स, लेकिन वो अपने अकाउंट में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब सईद के नाम से मैं कहीं स्पेक्ट्रम में मैंने अपना अकाउंट खुलवाया, तो वो मेरे आईडी के साथ एक सब अकाउंट खुल जाता है, और मेरा सब अकाउंट के अंदर मेरे शेयर्स जब मैं खरीदूंगा तो वो डायरेक्टली उस सब अकाउंट में आके गिर जाएंगे, और जब मैं बेचूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां से वो डिलीवरी निकल के जो बायर है सामने उसको चली जाएगी, और पैसे ब्रोकरेज को हाउस को मिल जाएंगे, ब्रोकरेज हाउस मुझे पैसे दे देगा। एक होता है इन्वेस्टर अकाउंट, मैं सीडीसी हाउस जाऊं और बोलूं कि यार ये जो शेयर्स मैं खरीद रहा हूं स्पेक्ट्रम से, मैं स्पेक्ट्रम के पास रखना नहीं चाह रहा, मैं स्पेक्ट्रम को पैसे दे दूंगा उसके, जो उसका डेबिट बनता है शेयर्स खरीदने पर। अगर मैं ₹1,00,000 के शेयर्स खरीदे, मैं स्पेक्ट्रम का ₹1,00,000 दे दूंगा, लेकिन ये शेयर्स मैं अपने मूव करवा लूंगा अपने इन्वेस्टर अकाउंट पर। मतलब वो अकाउंट, सब अकाउंट जो अंडर अम्ब्रेला स्पेक्ट्रम खुला हुआ है, वहां से निकलवाने के बाद मैं अपने जाती अकाउंट में ले जाऊंगा, जहां पर मेरी चेकबुक के जरिए, क्योंकि सीडीसी की चेकबुक मिलती है इन्वेस्टर अकाउंट के, उसके बाद ही जब मैं साइन करके दूंगा तो वो शेयर्स निकल सकेंगे, अदरवाइज वो सीडीसी के पास मेरे अकाउंट में पड़े हुए होंगे। तो यहां से ब्रोकरेज हाउस को रिक्वेस्ट की जाती है, तो ब्रोकरेज हाउस उसके इन्वेस्टर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। लेकिन चूंकि ये एक, जो लोग डेली काम करते हैं वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अगर मूवमेंट करते हैं तो उसके चार्जेस लगते हैं सीडीसी की तरफ से। तो लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टर अकाउंट्स में सिर्फ वही शेयर्स लेके जाते हैं जो उन्होंने साल, 2 साल, 3 साल रखने होते हैं, लंबी इन्वेस्टमेंट। जो डेली का काम करना होता है वो ब्रोकरेज हाउस में ही रखते हैं, वो सब अकाउंट में ही रखते हैं, उन्हीं के सब अकाउंट में पड़े हुए होते हैं वो शेयर्स। सही। बहुत शुक्रिया सही साहब आपका, और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने जो है अकाउंट ओपनिंग के हवाले से हमसे शेयर की। और नाजरीन, जो है ये इन सारी वीडियोस को लाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप स्टॉक मार्केट में बहुत भरपूर तरीके से काम कर सकें। कोई क्यूरीज हो तो उस हवाले से भी हम चाहते हैं कि हम अपने जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स आते हैं हम उनसे डिस्कस करें ताकि आपके मसले हल हों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आपने दूसरों से भी शेयर करना है, जो आपके फ्रेंड्स हो, जो आपकी फैमिली में हो, ताकि उनके लिए भी बड़ी हेल्पफुल चीज हो। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा, जाते जाते मैम नादिया, मैं एक बात कहते चाहूँ कि नाज़रीन, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये सुन लें कि अगला जो हम सेशन करेंगे वो हम सेशन करेंगे टैक्सेस के हवाले से, चार्जेस के हवाले से, जो लोगों को जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जी कमीशन कैसे, जैसे आज हमने एक जनरली बात कर दी, लेकिन कमीशन के अलावा भी बाकी सारी चीजें किस कैलकुलेशन के साथ लगती हैं। इंशाल्लाह कोशिश होती है हमारी कि हम पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको वो बता सके चार्जेस किस तरह के चार्जेस लगते हैं, ताकि आप लोगों को माइंड में आपकी क्लियरिटी हो, आपको पता चले कि जब मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगा तो फिर किस तरह के चार्जेस मुझे फेस करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे क्या प्रोसेस, मुझे क्या प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। और जो लोग काम भी कर रहे हैं उनको भी बड़ी क्यूरीज होती हैं, उनके भी बड़े मसाइल होते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से उनको भी नहीं आइडिया होता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर ये सीरीज करने का मकसद ही यही है कि ताकि आप लोगों को कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरीज है, तो वो आप हमसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भी कर सकते हैं, हम उसे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो हमारी ये सीरीज है उसमें हम लाजमी ऐड करेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।